नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइलेंट क्लास नोट्स में। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लेकिन इस वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे और अन्य वंशों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बलबन के उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बलबन के उत्तराधिकारी हैं उसके बारे में थोड़ा संदेह रहता है। तो इसके लिए मैंने डायग्राम से इसको वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। और इसके अलावा हम इससे संबंधित जो MCQ होंगे वो भी करेंगे, जो विगत वर्षों में आए हैं, चाहे वो UP PCS, RO ARO या अन्य किसी परीक्षा में आए हैं। उन प्रश्नों को भी इसमें हमने शामिल किया है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत पर जो आक्रमण हुए हैं उसमें केवल तुर्की आक्रमण नहीं हुए हैं, बल्कि प्राचीन भारत समय से ही भारत पर आक्रमण होते आए हैं। इसमें सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ, फिर सिकंदर, फिर शकों का आक्रमण, कुषाण और हूणों का आक्रमण भी हुआ। मध्यकालीन भारत में अगर आक्रमणों की बात करें तो मोहम्मद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण हुआ था। अब चलिए इसकी नेक्स्ट पृष्ठभूमि देखते हैं। तो दोस्तों, जिस समय हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत में आक्रमण का सिलसिला जो अरबों ने प्रारंभ किया था, उनके बाद यही काम बाद में किसने किया? तुर्कों ने किया। इसी क्रम में मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और ये सिलसिला कब तक चला? लगभग 1030 ईस्वी तक चलता रहा, उसकी मृत्यु तक। उसके बाद लगभग 150 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ। उसकी बुरी तरह हार हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अगले ही वर्ष वह एक नई फौज लेकर 1192 में पानीपत की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? पराजित कर देता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत में से वापस जा रहा था, तो सिंध नदी के पास एक स्थान है जिसका नाम है दमयक। दमयक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों ने हमले में उसे मार डाला। उसकी मृत्यु के बाद तुर्की साम्राज्य का जो शासन था वो 3 गुलाम, जिसका नाम क्या क्या थे? एक यालदोज, दूसरा कुवाचा और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में मामलुक वंश की नींव रखी। मामलुक वंश की अगर बात करें शासकों की, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया। उसके बाद आराम शाह का समय आता है, जिसने 1210 से 1211 तक शासन किया, केवल एक ही साल। फिर इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया। और इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने भी बहुत ही अल्प समय के लिए शासन किया, जो कि क्या था? इल्तुतमिश का पुत्र था। इसके बाद रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठती है और 1236 से 1240 तक ये शासन करती है। इसके बाद बैराम शाह गद्दी पर बैठते हैं और 1240 से 1242 केवल 2 ही साल शासन कर पाते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासन करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक ही शासन करते हैं।
इसके पश्चात क्या देखेंगे हम कि गयासुद्दीन बलबन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपके ऐबक हैं, इल्तुतमिश है, रजिया है और बलबन है। ये 4 शासक मैन हैं। इसी के बारे में ज़्यादा हम गहराई से पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े समय के लिए कैकुबाद और क्यूमस गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद फिर खिलजी वंश का नींव डलती है। वो एक बात की विषय है। पहले हम गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1206 से 1210 तक शासन करता है। कब से कब तक? 1206 से 1210 तक। अब दिक्कत क्या थी इसके सामने कि मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, जिसमें कौन था? एक तो कौन था? यालदोज, दूसरा कुवाचा और तीसरा ऐबक। तो इनमें क्या था? आपस में संघर्ष की स्थिति बन रही थी। तो इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या तरीका निकाला संतुलन लाने के लिए कि इनको कैसे हम शांत करें। तो इसने क्या किया कि यालदोज की जो बेटी थी, क्या किया? यालदोज की बेटी से शादी कर ली। ठीक है। उसके बाद अपनी बहन का विवाह किससे कर दिया? कुवाचा से। और अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? इल्तुतमिश से, जो कि कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। अगर हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने अपने नाम पे कभी भी क्या नहीं किया? सिक्के नहीं चलवाए और ना ही खुतबा पढ़ा। मलिक और सिपह सलार की उपाधियां तो उसने ली, लेकिन सुल्तान की पदवी नहीं ली। तो ये आप ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हमने अभी बात की। और एक और चीज़ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाहौर पे उसने क्या किया? तो लाहौर से शासन का संचालन किया। अपने शासन का संचालन कहाँ से किया था? प्रारंभिक दौर में लाहौर से किया था। और लाहौर को क्या किया इसने? अपनी राजधानी बनाई। आप देखेंगे कि लाहौर अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। और इसके साथ ही चौगान खेलते समय लाहौर में ही 1210 ईस्वी में घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? आराम शाह लगभग 1 साल के लिए राजगद्दी पर बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व की का मूल्यांकन करें तो ये एक योग्य सेनापति था। क्या था ये? एक योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति था, अचूक तीरंदाज था, साहसी था और प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। एक गुलाम की अव्यवस्था से उठकर सुल्तान के पद पर पहुंचना उसकी योग्यता और प्रतिभा का ही क्या करता है? परिचय देता है। ऐबक ने सामाजिक विस्तार से अधिक ध्यान किस पर दिया? राज्य को सुदृढ़ करने पर, उसको मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही उदार शासक था। उसकी उदारता का कारण ही उसे क्या कहते थे? लाख बख्श कहते थे, क्योंकि वो लाखों का दान किया करता था। इसके साथ ही वो एक क्या था? साहित्य और कला प्रेमी भी था। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। एक तो थी आपकी दिल्ली महरौली में पड़ती है, कुब्बतुल इस्लाम, और दूसरी है अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, जो इसका चित्र आप देख रहे हैं, इसके पास ही आप क्या देख रहे होगे? कुतुब मीनार देख रहे होगे। इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुब्बतुल इस्लाम जो मस्जिद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के नज़दीक ही है, स्थित है। और 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने पर उसके किला, क्या नाम है किला का? राय पिथौरा। राय पिथौरा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और वहाँ पर क्या किया इसने? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था।
ये भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। कैसी दोस्तों? पहली तुर्क मस्जिद है, इसे नोट कीजिए। इस मस्जिद की सर्वोत्कृष्ट विशेषता उसका मकसूरा और इसके साथ जुड़ा किबला लिवान है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये एक पहला उदाहरण है जिसमें स्पष्ट हिंदू प्रभाव परिलक्षित होता है। अब देखते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित है। एक ऐतिहासिक इमारत है जो राजस्थान के शहर अजमेर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह इमारत जो है चौहान सम्राट बीसल देव ने सन 1153 में बनवाई थी। ये मूलतः संस्कृत विद्यालय थी और जिसे बाद में शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, एक मस्जिद का रूप दे दिया। इस मस्जिद को बनवाने में कहते हैं कि सिर्फ 2.5 दिन लगे थे और इसी कारण से इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इस इमारत में क्या है, 7 मेहराबें हैं। गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मेहराबें बनी हुई हैं। ये मेहराबें हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शिल्पकला के अनूठे उदाहरण हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इससे कुछ ही दूरी पर स्थित है। ठीक है, पास में ही क्या है, मशहूर चिश्ती दरगाह है। इस खंडरनुमा इमारत में 7 मेहराबें और हिंदू मुस्लिम कारीगरी के 7 खंबे बने हैं। क्या बने हैं? 7 खंबे बने हैं। छत पर भी शानदार कारीगरी की गई है और इससे कई बातें प्रचलित हैं। अब हर साल यहाँ पर क्या होता है, 2.5 दिन का मेला भी लगता है। और जैसा भी आपने बात की थी कि ये बहुत पहले क्या था, एक संस्कृत का विद्यालय था। 1198 में मोहम्मद गौरी ने उस पाठशाला को इस मस्जिद में क्या किया था, बदल दिया था। कब बदल दिया था? 1198 में। तो ये तो थी 2.5 दिन के झोंपड़े की बारे में बात। ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये कुतुब मीनार है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज़्यादा शासन तो किया नहीं था, केवल क्या किया था, 1206 से 1210 तक क्या किया था, शासन किया था। तो निश्चित रूप से ये अधूरी रह गई होगी और इसे पूरा करवाया किसने था? इल्तुतमिश ने। अब बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सैनिक वर्ग में असंतोष और साधारण जनता में अशांति उपद्रव रोकने के लिए लाहौर के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। हालांकि आराम शाह के ऐबक के पुत्र होने के संबंध में भी क्या है, एक विवाद है। दुर्भाग्यवश एक कमजोर एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। कौन? आराम शाह। कैसा शासक सिद्ध हुआ? कमजोर, अयोग्य। अतः दिल्ली के लोगों ने उसे अपना शासक स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आराम शाह को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से बदायूं के प्रांत अध्यक्ष इल्तुतमिश यानी कि इक़्तादार इल्तुतमिश को एक निमंत्रण भेजा गया। इल्तुतमिश ने निमंत्रण स्वीकार भी किया और दिल्ली के निकट एक जगह है जिसका नाम क्या है, जड़। जड़ नामक स्थान पर आराम शाह को क्या कर दिया, युद्ध में पराजित कर दिया। आराम शाह के 8 महीने के शासन के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं कि अब गद्दी पे कौन बैठ गए हैं? इल्तुतमिश। 1211 से 1236 तक इन्होंने शासन किया था। इल्तुतमिश कौन थे? तो दोस्तों हम बता दें कि इल्तुतमिश जो थे एक इलवरी तुर्क था। कौन था? एक इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ना कि उसका वंशज था। और इल्तुतमिश शमसी वंश का था। किसका था? शमसी वंश का। किसका? शमसी वंश का था। ठीक है दोस्तों।
इस कारण उसके गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ। डॉक्टर अर्नोल्ड कहते हैं इसके बारे में। कौन? डॉक्टर अर्नोल्ड। डॉक्टर अर्नोल्ड। डॉक्टर अर्नोल्ड क्या कहते हैं इसके बारे में? डॉक्टर अर्नोल्ड कहते हैं कि इल्तुतमिश में दिल्ली के सिंहासन पर अपहरण करता था क्योंकि उस सिंहासन पर उसको न्यायोचित अधिकार नहीं था। कुछ अन्य इतिहासकार हैं, उनका भी इस विचार को समर्थन दिया गया है। उनके अनुसार आराम शाह ऐबक का पुत्र था, जिसके कारण लाहौर के तुर्की सरदारों ने उसे सुल्तान चुना था, जबकि इल्तुतमिश ऐबक का दामाद मात्र था। परंतु अधिकांश आधुनिक जो इतिहासकार हैं, उनका मत ये स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि आराम शाह संभवतः ऐबक का पुत्र नहीं था। मिन्हाज ने लिखा था कि ऐबक के कोई पुत्र नहीं है, बल्कि केवल 3 पुत्रियां थीं। इसी प्रकार अब्दुल्ला वशाफ ने लिखा है कि आराम शाह ऐबक का पुत्र नहीं था। इस कारण वह पैतृक आधार पर ऐबक का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। इसी कारण आधुनिक इतिहासकारों का कहना भी है कि उस समय जबकि सिंहासन पर वंशानुगत अधिकार की परंपरा स्थापित नहीं हुई थी और तलवार की शक्ति से ही शासकों का निर्णय करती थी, तो इस प्रकार से इल्तुतमिश को दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना अवैध नहीं माना जा सकता है। तो ये प्रश्न आपके सामने उठ सकता है कि इल्तुतमिश का गद्दी पर बैठना वैध था या अवैध था। तो मुझे लगता है कि हमारे इस व्याख्या से आपको इस समझ में आ गया होगा कि इल्तुतमिश का गद्दी पर बैठना अवैध नहीं था। तो इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय ये कौन था? बदायूं का सूबेदार था। कौन था? बदायूं का सूबेदार नियुक्त था उस समय ये। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। हालांकि स्थापना तो गुलाम वंश की किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वो क्या किया था? इतना काम कर नहीं पाया था। और जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को मतलब मजबूत बनाने का, उसको आगे बढ़ाने का जो काम किया था, वो इल्तुतमिश ने किया था। इस कारण से इसको वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ने लाहौर पे से ही शासन किया था, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। क्या किया? लाहौर से राजधानी कहाँ कर दी ट्रांसफ़र? दिल्ली को। और एक इसके बारे में कहा जाता है कि ये गुलामों का गुलाम था। क्यों? क्योंकि देखिए, गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों की अगर बात करें तो दिल्ली का सुल्तान बनते ही दिल्ली का सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय राजपूत विद्रोह कर रहे थे। क्या कर रहे थे? राजपूत विद्रोह कर रहे थे। कुबाचा ने अपनी शक्ति बढ़ाकर कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर दोआब तुर्कों से हाथों से निकल चुका था और दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का भी भय पैदा हो चुका था। तो इस प्रकार से इसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई थी। तो इसने क्या किया? सबसे पहले तो देखिए, इन समस्या का समाधान के लिए इसने क्या किया? दिल्ली के अमीरों का दमन किया। क्या किया? दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इसके अलावा इसने क्या किया? यालदोज का भी दमन किया। यालदोज के प्रति इल्तुतमिश का व्यवहार सफल कूटनीतिज्ञ रहा था। जब वह सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर इल्तुतमिश, तब यालदोज ने उसे अपने अधीन मानते हुए छत्र, दंड आदि राजचिन्ह भेजे थे। इल्तुतमिश ने उन्हें शांति से स्वीकार कर लिया। यालदोज के सैनिकों ने जब कुबाचा से लाहौर और पंजाब के अधिकांश भाग को छीना, समझ रहे हैं? यालदोज, ठीक है, यालदोज जो थे, यालदोज के सैनिकों ने जब कुबाचा से लाहौर और
पंजाब के जो अधिकांश भाग को छीना, तब भी इल्तुतमिश ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो लाहौर और पंजाब जब यालदोज ने क्वाटा से छीना, तब भी इल्तुतमिश ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। इल्तुतमिश ने यालदोज को उस समय तक झगड़ा करने का अवसर नहीं दिया जब तक उसने दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों तथा पूरब की ओर यानी कि वाराणसी तक अपनी स्थिति को दृढ़ नहीं किया था। समझ रहे हैं आप? तो 1215 में क्या हुआ कि ख्वारिज्म से, ठीक है, ख्वारिज्म शाह 1215 में ख्वारिज्म शाह, शॉर्ट में लिख देते हैं, ख्वारिज्म शाह से पराजित होकर यालदोज लाहौर भाग गया और उसने थानेश्वर तक के पंजाब प्रदेश का अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना दावा किया। उस समय इल्तुतमिश ने उससे निर्णायक युद्ध करने की तैयारी फिर करी है। ठीक है, और उसे अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा और 1215-16 में तराइन के युद्ध में यालदोज को क्या किया, परास्त कर दिया। तो इसे किस में परास्त कर दिया, तराइन के युद्ध में। ठीक है, तराइन के युद्ध में इसको पराजित कर दिया। उसे अपराजित करने के बाद क्या कर लिया, यालदोज को कैद कर लिया और उसे कैद करके बदायूं भेज दिया और उसी बस उसका क्या कर दिया, वध कर दिया। तो यालदोज की समाप्ति से इल्तुतमिश के दो लाभ हो गए। पहला क्या लाभ हुआ, उसका एक तो ये लाभ हो गया कि उसका एक मुख्य शत्रु समाप्त हो गया, और दूसरा क्या हुआ कि दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। यालदोज के बाद गजनी का कोई अन्य सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर दावा नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से उसने ये परेशानी भी क्या की, ख़त्म करी। इसके अलावा इसने क्या किया, बंगाल विजय, बंगाल के विद्रोहियों का भी दमन किया। कुतुबुद्दीन बंगाल के विद्रोहियों का भी दमन किया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन और सहायता से अली मर्दान खान ने बंगाल में, देखिए एक नाम आता है अली मर्दान खां। ठीक है, अली मर्दान खां। ठीक, तो अली मर्दान खां ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की थी, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने को क्या किया था, स्वतंत्र शासक बना लिया। प्रायः 2 वर्ष बाद उसके सरदारों ने उसे कत्ल कर दिया और उसके स्थान पर 1211 ईस्वी में हुसामुद्दीन ऐवाज, ठीक है, हुसामुद्दीन और हुसामुद्दीन ऐवाज खिलजी, ठीक है, हुसामुद्दीन ऐवाज खिलजी को गद्दी पर बैठा दिया। अब ऐवाज ने क्या किया, सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और एक स्वतंत्र शासक बन गया। गयासुद्दीन ने बिहार को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया और जाजनगर, तुरहुत और बंग और कामरूप जिसे असम कहते हैं ना, के पड़ोसी राज्यों से कर वसूल किया। जब इल्तुतमिश ने अपनी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा कर ली, तब उसने पूर्व की ओर ध्यान दिया और दक्षिण बिहार को जीतकर आगे बढ़ा। गयासुद्दीन उसका मुकाबला करने के लिए आया, परंतु बाद में उसे बिना किसी युद्ध के इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सा धन दिया। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से उसने क्या किया, बंगाल में विद्रोहियों का दमन भी किया। और इसके अलावा इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार में पृथक पृथक इक़्तिदारों की नियुक्तियां भी की। अब देखते हैं कोवाचा का दमन। कोवाचा का दमन कैसे किया। मोहम्मद गौरी का एक मुख्य गुलाम कौन था, कोवाचा, नासुद्दीन कोवाचा, जिसको कहाँ की सूबेदारी मिली थी, सिंध और उच्छ। सिंध में एक जगह पड़ती है उच्छ, सिंध में एक जगह है उच्छ, ठीक है, तो ये वहाँ का सूबेदार था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को परेशान नहीं किया, परंतु इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठते ही उसने सिंध, सागर दोआब, सरस्वती, भटिंडा, लाहौर तक अपना अधिकार कर लिया। इस कारण वे उत्तर पश्चिम सीमा और पंजाब में इल्तुतमिश का एक क्या हो गया, प्रमुख दुश्मन था, शत्रु था या प्रमुख प्रतिद्वंदी था।
जो कभी भी खतरनाक सिद्ध हो सकता था। याल्दोज ने लाहौर को कुबाचा से छीन लिया था, परंतु जब वह इल्तुतमिश से परास्त हो गया तब कुबाचा ने लाहौर को पुनः अपने अधीन कर लिया था। तो भाई क्या हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा कि इल्तुतमिश ने उसे उस ओर ध्यान नहीं दिया था, परंतु 1217 ईस्वी के आसपास की बात है ये लगभग बात है 1217 ईस्वी के आसपास की बात, कि उसने लाहौर को कुबाचा से छीन लिया। तब भी कुबाचा मुल्तान, उच्च सिंध और सिंध सागर दोआब का स्वामी रहा। जलालुद्दीन मकबरनी के भारत आने का सबसे अधिक प्रभाव कुबाचा की शक्ति पर पड़ा। जलालुद्दीन ने कुबाचा की शक्ति की ओर बहुत हानि पहुंचाई और इल्तुतमिश ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने पहले लाहौर को अधिकार में किया, उसके बाद उच्च और मुल्तान को एक साथ आक्रमण किया। कुबाचा ने घबराकर निचले सिंध में स्थित भक्कर के किले पर जाकर शरण ली, किंतु 3 महीने बाद मई 1228 में मई 1228 में क्या हुआ, इल्तुतमिश को उच्च पर अधिकार हो गया। कुबाचा की स्थिति भक्कर में भी दुर्बल हो गई और उसने संधि की बातचीत शुरू कर दी इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने उसे बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण सरेंडर करने की सलाह दी, जिसे कुबाचा ने स्वीकार नहीं किया। अंत में निराश होकर कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली और इस प्रकार से 1228 में क्या हुआ, कुबाचा का भी क्या हो गया, समाप्ति हो गई। तो इस प्रकार से उसका एक तो शत्रु याल्दोज खत्म हो गया, दूसरा कुबाचा भी खत्म हो गया। ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया कि 40 अमीरों के दल का गठन भी किया। क्या किया, 40 अमीरों के दल का गठन किया। आरंभ में ही कुछ आपने देखा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ सरदार थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो कुछ सरदार थे, उसके जो विश्वास पास थे, उनको कहते थे कुतुबी। ठीक है, क्या बोलते थे, कुतुबी। और मोहम्मद गौरी के विश्वास पास थे, उनके सरदारों को क्या बोला जाता था, मुइज्जी। क्या बोला जाता था, मुइज्जी। ठीक है, क्या बोलते थे, मुइज्जी बोलते थे। तो मोहम्मद गौरी के समय के सरदारों ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठते ही उसका विरोध किया। इल्तुतमिश ने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया, परंतु वह कभी भी उन पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सका और इस कारण से उसने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया, जिसको उसने एक नाम दिया, क्या, तुर्कान चहलगानी। क्या नाम दिया, तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी। तुर्काने यानी तुर्कियों का था, तुर्काने चहलगानी। चहलगानी। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, 40 अमीरों का एक दल बनाया था। वे गुलाम सरदार उसी के द्वारा खरीदे गए थे और उन्हें राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान किए इल्तुतमिश ने, और प्रशासन में उनसे सहयोग भी लिया और वे पूरी तरीके से इल्तुतमिश पर निर्भर हुआ करते थे और उसी कारण से उच्च पदों पर पहुंचे थे। इस कारण से वे इल्तुतमिश के प्रति सर्वदा कैसे रहे, वफादार रहे। और इससे हुआ क्या कि इल्तुतमिश का जो कुतुबी और मुइज्जी सरदार थे, उन पर निर्भरता उसकी नष्ट हो गई। इसके अलावा इल्तुतमिश ने खलीफा का प्रमाण पत्र लिया, जो कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं लिया था। एक प्रकार से उसने एक मान्यता ले ली थी। ठीक है। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा थे से सुल्तान की पद की स्वीकृति प्रदान की थी, और ये कब की थी, 1229 में। कब, 1229 में खलीफा के प्रतिनिधि इस स्वीकृति पद को लेकर दिल्ली पहुंचे थे और खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार किए जाने के कारण उसका पद कानूनी बन गया और दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रयत्न आरंभ किए थे। इस स्वीकृति से इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने और दिल्ली के सिंहासन पर अपने बच्चों के अधिकार को
सुरक्षित करने में क्या मिली, सहायता मिली। इल्तुतमिश के व्यक्तित्व और कार्यों के मूल्यांकन की बात करें तो एक सफल कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, अभी तो हमने इसकी चर्चा करी है। फिर एक योग्य प्रशासक भी था। इल्तुतमिश का अधिकांश समय युद्ध में बीता, फिर भी उसने प्रशासन की ओर समुचित ध्यान दिया। के ए निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और क्या किया था, एक संगठित रूप और स्थायित्व प्रदान किया था। वो पहला तुर्क सुल्तान था। कौन था? पहला तुर्क सुल्तान था। इसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया था। अब चांदी के टंका से एक कहानी सामने आती है कि एक बार इल्तुतमिश क्या होता है, किसी कारणवश किसी काम की वजह से अपने राज्य से उसे बाहर जाना पड़ता है। तो वो अपने राज्य की बागडोर रजिया को दे देता है एक दिन के लिए। और जब वो वापस लौटता है तब उसे पता चलता है कि रजिया ने उसके दरबार को, उसके कार्य को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाया। तब उसे क्या होता है, अपने रजिया पर विश्वास और उसकी योग्यता पर विश्वास हो जाता है। और वो उस समय अपने बेटी को क्या करता है, अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। इल्तुतमिश और इसकी खुशी में क्या करता है, वो चांदी के टंका पे रजिया का नाम भी खुतवा देता है। तो ये थी पूरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि चांदी की टंका पर रजिया का नाम भी इल्तुतमिश ने खुतवा दिया था। इल्तुतमिश ने को कला और साहित्य से लगाव था और कुतुबुद्दीन द्वारा प्रारंभ कुतुब मीनार का निर्माण, अभी बात की थी हमने, पूर्ण करने का श्रेय भी किसको जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का मत है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्रीगणेश तो किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन कौन थे? मिन्हाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात नासिरी की रचना की थी, जिसे आरंभिक मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को हो गई थी और उसके होने के बाद 1265 ईस्वी के मध्य तक, यानी कि उसकी मृत्यु से और 1265 ईस्वी का जो कालखंड है, इसके मध्य तक लगभग 30 वर्षों के इतिहास में संघर्ष और अधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षा का रहा है। इन वर्षों में इल्तुतमिश के 5 शासक सिंहासन पर बैठे और बाद में क्या किए, हटा करके उनको मार डाला गया। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन ही अमीरों ने उसके एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र, कौन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। अब क्या होता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी जो माँ थी, यानी एक दासी पुत्र था ये, तो उसकी माँ शाह तुर्कान, जो एक तुर्क दासी थी, का नियंत्रण था और फिरोज शाह की माँ एक क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों का दमन शुरू कर दिया, जिससे होता क्या है कि एक असंतोष की भावना फैल जाती है और विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं। राज्य में फैली अराजकता और विद्रोह का फायदा कौन उठाता है? रजिया इसका फायदा उठाती है। उसने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा। जनता ने रजिया का समर्थन किया। तत्पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया और रजिया गद्दी पर बैठ गई। कब? 1236 में। 1236 में। इस घटना की मुख्य विशेषता ये रही कि पहली बार उत्तराधिकार के मामले में क्या किया, जन समूह ने निर्णय लिया। इस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से रजिया भारत के इतिहास में पहली मुस्लिम शासिका बन चुकी थी। अब ये पूरा जो आप देख रहे हैं डायग्राम,
कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, रज़िया को क्या कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद होता क्या है कि गद्दी पे कौन बैठाता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और जो उसकी माँ थी शाह तुर्कान, वो अत्याचार और दमन का जो दौर शुरू करती है, उससे होता क्या है, राज्य में असंतोष और विद्रोह फैलता है। और रज़िया क्या करती है, रज़िया पब्लिक के सामने पेश हो जाती है, लोगों के सामने, और उनसे न्याय की गुहार करती है। उस समय क्या होता था कि लाल वस्त्र पहनकर ही न्याय मांगा जाता था। तो इसीलिए रज़िया लाल वस्त्र पहनकर जाती है लोगों के बीच में और न्याय मांगती है, और जनता भी उसकी क्या करती है, पूर्ण समर्थन देती है। और होता क्या है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया जाता है, और बाद में इसकी वो क्या होती है, हत्या आती है। और गद्दी पे कौन बैठता है, रज़िया बैठती है। रज़िया के अगर जीवन परिचय को देखें तो इसका जन्म कब हुआ था, 1205 में। कब हुआ था, 1205 में, ठीक है। और जन्म स्थान क्या है इसका, बदायूं। वंश तो पता ही है, गुलाम वंश है। माता का नाम कुतुब बेगम था और पिता कौन थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और राज्याभिषेक होता है 10 नवंबर को। कब होता है, 10 नवंबर को 1236 ईस्वी में। शासनकाल रहा 1236 से 1240 ईस्वी तक। और इसको उपाधि क्या मिली थी, उम्दत उल निशवा। मृत्यु होती है 25 दिसंबर 1240 ईस्वी में। और कहाँ होती है, कैथल में। कहाँ होती है, कैथल में। रजिया 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था इसने। 1236 ईस्वी में सत्ता में बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन किया। रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कोट और टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी, और उसने एकता में फेरबदल अपने हिसाब से नियुक्तियां की। एक अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को उसने क्या किया, एक पद दिया जिसका नाम था अमीर आखूर, यानी अश्वशाला का प्रमुख। और उससे होता क्या है कि इसकी नियुक्ति होती है ना, अबिसिनिया की नियुक्ति अमीर आखूर से होती है। तो उससे क्या होता है कि जो एक अमीर था अल्तुनिया, जो कि कहाँ था, भटिंडा का इक़्तिदार था, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक विद्रोह कर देता है, जिससे अमीर वर्ग ने उसका साथ भी देते हैं। लोग अमीर वर्ग जो बाकी के थे वो क्या करते हैं, अल्तुनिया का साथ भी देते हैं। उसके बाद रजिया ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए क्या करती है, एक चाल चलती है, और वो अल्तुनिया से क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। रजिया जब अमीरों के विद्रोह को दमन करने के लिए राजधानी से बाहर निकलती है, और जलालुद्दीन तभी तभी होता क्या है कि उसका जो दास होता है जलालुद्दीन याकूत, इसको क्या करते हैं, ये तुर्क अमीर जो होते हैं वो षड्यंत्र से उसको मार डालते हैं, और उसकी जगह क्या करते हैं, उसको मार कर राजधानी में अमीरों ने मार डाला, और राजधानी में कौन होता है, मोइनुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी। तो रजिया फंस गई गुंडों में, ये डायलॉग जो है वो यहीं से आया है। रजिया के सुल्तान के बाद के शासक अगर बात करें तो रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 महीने शासन किया। अत्यंत सफल शासिका थी, जिसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय की बिगड़ी स्थिति को संभाला। रजिया में स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह कौन थी, योग्य थी, शिक्षित थी, दयालु थी, कर्तव्यपरायण थी, साहसी थी, कुशल सैनिक थी, और एक योग्य सेनापति भी थी। वह कौशल युक्त और कूटनीतिक में ऐसी मानी जाता है कि रजिया ने के पतन में उसकी स्त्री होना उसके लिए उत्तरदायी रहा। मिनाज लिखते हैं कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे, और रजिया में भी वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए।
एल्फिंस्टन कहते हैं कि यदि रज्जिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। देखिए पूरा डायग्राम है कि 1240 में रजिया की हत्या हो जाती है, फिर गद्दी पे बहराम शाह गद्दी पे बैठते हैं और 1242 में इनकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पे बैठते हैं और इसके बाद 1246 में नासिरुद्दीन महमूद बैठते हैं। और इनके टाइम पे एक व्यक्ति था बलवन, वो अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देते हैं? नासिरुद्दीन महमूद से। और नासिरुद्दीन महमूद इनको एक उपाधि देता जिसका नाम था उलुग खां। ठीक है। नायब मुमलिकात का जो पद था सबसे शक्तिशाली पद होता था और ये बहराम शाह ने इनको दे ही दिया था। किसको? बलवन को, जो कि क्या था? एक संपूर्ण अधिकारों का स्वामी था और सर्वाधिक शक्तिशाली पद था, जो किसको मिल गया था? बलवन को दिया था। किसने दिया था? बहराम शाह ने। तो ये था बलवन के बारे में। अब देखिए विभिन्न सुल्तानों के काल में बलवन का जो पदक्रम है कि इल्तुतमिश के टाइम पे कौन थे? खासदार। रजिया के टाइम पे अमीर शिकार और बहराम के टाइम पे अमीर आकूर यानी अशफशाला का प्रमुख। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के समय पे हाँसी का इक़्तिदार और फिर नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे कौन बन गए थे? नायब का पद मिल गया, जो कि बहुत ही शक्तिशाली पद था। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो ये एक इलवरी तुर्क था। मंगलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में इसे बेच दिया था और इल्तुतमिश के 40 दल में ये शामिल था। जब ये बेच दिया था ना गुलामों ने गुलाम के रूप में, तो इसको इल्तुतमिश के 40 दलों का एक गठन था, उसमें ये शामिल हो गया था। रजिया के अवदस्त षड्यंत्र में भी बताते हैं कि ये शामिल था। नासिरुद्दीन महमूद की गद्दी पर बैठने में महत्वपूर्ण भूमिका भी कौन? यही निभाता है। और नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद शासक बन बैठता है कौन? गयासुद्दीन बलवन। बलवन की प्रारंभिक समस्याएं और उनका समाधान कैसे करते हैं ये देखिए। इल्तुतमिश की निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण राज्य को वैभव कैसा हो गया था? क्षीण हो चुका था। इल्तुतमिश के जो कमजोर उत्तराधिकारी थे उसके कारण राज्य का जो वैभव था वो कैसा हो गया? कमजोर हो गया। तो बलबन के सामने वही प्रतिष्ठा स्थापित करने का क्या था? एक चैलेंज था। तो क्या किया? वो काम भी इन्होंने वैसी दिशा में किया कि ताज की प्रतिष्ठा और लोगों के मन में भय स्थापित करने के लिए, ठीक है, बलबन ने गद्दी पर बैठने के ही साधारण लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ गलत लिख गया, वह नहीं होगा, भय होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। राजत्व के सिद्धांत में उसने देवीय अधिकारों पर बल दिया और उसने सिजदा और पावोस जो नियम होता है वो क्या किया? वो लागू कर दिया अपने दरबार में। ये एक तरह का कैसा है? ईरानी तौर तरीका है। सजदा एक दंडवत परिणाम को बोलते हैं और पावोस क्या होता है? कदम चूमना होता है। बलबन की प्रारंभिक समस्याएं और उनका समाधान कैसे होता है कि बलबन क्या करता है? सबसे पहले 40 दल की समाप्ति कर देता है और विद्रोह का दमन करता है वो मेवातियों के विरुद्ध। ठीक है, और इसके अलावा बंगाल में एक तुगलक खां होते हैं, वो भी एक विद्रोह करता है, उसकी भी विद्रोह को क्या करता है? बलबन दबा देता है। उलेमाओं को रणनीति से पृथक कर दिया, यानी कि वो उलेमाओं को अपने मतलब पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं करता था। और ये सही भी था क्योंकि उलेमा जो थे वो एक धार्मिक व्यक्ति होते थे और राज्य की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था को क्या करते थे? व्यवधान पैदा करते थे। तो इस कारण से ये उसकी नीति सही थी। इसके अलावा राजत्व का सिद्धांत दिया था। ठीक है, देवी सिद्धांत का समर्थन, यानी कि जिल्ले इलाही, अपने को क्या किया? जिल्ले इलाही घोषित कर दिया। ईश्वर की छाया, मतलब जिल्ले इलाही का मतलब था ईश्वर की छाया। इसके अलावा शाही वंश होने का दावा दिया।
फिरदौसी का एक उपन्यास है, उसमें एक वंश दिया हुआ है, उसके वो उसी वंश को अपने को पता था कौन, बलबन। इसके अलावा ईरानी आदर्शों एवं परंपराओं का भी इसने पालन किया। अभी हमने बात करी पापोस वगैरह की। सेना का संगठन किया, गुप्तचर विभाग का संगठन किया। विभाग बरीद ममालिक तथा गुप्त अधिकारी को क्या कहते थे, बरीद, ये होता था। और इसके अलावा न्याय व्यवस्था की बात करें तो रक्त और लूह की नीति इसने अपनाई थी। बलबन की मृत्यु 1286 में हो जाती है। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि शहजादा मोहम्मद बलबन का जो पुत्र था उसकी मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये बलबन का मकबरा है, दिल्ली में ही है, महरौली में। बरनी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किया। बलबन की मृत्यु में के 3 वर्षों के अंदर ही बलबन द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं और सुल्तान का पद प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। ठीक है। बलबन के उत्तराधिकारियों की बात करें, बलबन दिल्ली की सल्तनत के निर्माता शासकों में से एक था। उसने सल्तनत का स्थायित्व प्रदान किया और आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था को, परंतु अपने उत्तराधिकारियों के लिए वह कुछ नहीं कर सका। उसके जीवन काल में ही युवराज शहजादा मोहम्मद की मंगोल से युद्ध करते हुए क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और दूसरे पुत्र बूरा खान की सुल्तान पद से उदासीनता के कारण अपने मृत्यु के पूर्व उसने शहजादा मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो ये कहानी जो है वो आपको शायद ना समझ में आए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, बलबन का जो पुत्र था शहजादा मोहम्मद, ठीक है, तो मंगोलों से युद्ध करते करते इसकी क्या होती है, मृत्यु आती है, जिसका सदमा बलबन को लगता है। अब होता क्या है कि बलबन के 2 पुत्र हैं। अभी हमने बात की मंगोलों से कौन मारा गया था, शहजादा मोहम्मद। इस पर क्रॉस का निशान आप देख सकते हैं। ये क्या किया था, मंगोलों ने मार दिया था। किसने मारा था, शहजादा मोहम्मद को मंगोलों ने मार दिया था। तो इसका पुत्र था कौन, के खुसरो। बलबन का एक दूसरा पुत्र था जिसका नाम था बुगरा खां। बुगरा खां का भी एक पुत्र था जिसका नाम था कैकूबाद। तो होता क्या है कि बलबन का जो पुत्र था शहजादा मोहम्मद, उसके पुत्र को कै खुसरो को गद्दी पर कौन बैठाता है, बुगरा खां। क्योंकि बुगरा खां को गद्दी से कोई मोह नहीं होता है और वो अपने पुत्र की बजाय किसको, अपने भतीजे को गद्दी पे बैठा देता है, कै खुसरो को। लेकिन जो बुगरा खां के विश्वस्त थे, जो विश्वसनीय लोग थे, विश्वसनीय सरदार जो थे, उन्होंने क्या किया कि कै खुसरो की हत्या कर दी और बुगरा खां की बेटा कैकूबाद को क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया। अब इससे होता क्या है कि इससे पूरे सभी लोगों में असंतोष की भावना फैल जाती है और इससे एक संघर्ष पैदा हो जाता है। इससे परेशान होकर के उसका एक सैनिक होता है जलालुद्दीन खिलजी। ये क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी जो होता है वो उसके किसके, कैकूबाद के हत्या करके पुत्र शमसुद्दीन की उम्र को गद्दी पे बैठा देता है और फिर कुछ दिनों बाद इसकी भी हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाल देता है। तो अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आया हो, ये डायग्राम समझ में ना आया हो, तो आप रिपीट करके देखते रहिएगा।
अब बात करते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। रियासत नया एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, बिल्कुल था। और सियासत जो है ना, वो एक रचना है और उसमें क्या है, एक नया एकता व्यवस्था के बारे में जिक्र हुआ है, ठीक है। और एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। क्यों? एकता में होता क्या था कि सुल्तान क्या करता था, जो मुक्ति होते थे उनको एक क्षेत्र देता था वेतन की जगह, और उनसे कहता था कि आप अपने सैनिक खर्चे, अपने खर्चे इससे निकालिए और जो बचा कुचा हो वो क्या किए, राज खजाने में डाल दें। उसको बोलते थे फक्जिल। तो ये सीधा नहीं जाता था, बल्कि उसका कुछ अंश ही राज खजाने में जाता था। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। देखिए, पीसीएस 2019 में आ चुका है। और मुक्ति को एकता से एकत्रित राष्ट्र से सैनिक रखने पड़ते थे, ये तो सही है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रांतों को एकता बोलते थे, और एकताओं के जो प्रधान होते थे उन्हें मुक्ति कहा जाता था, नाजिम कहा जाता था, नायब सुल्तान और वली जैसे नामों से भी पुकारा जाता था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो यही ये इल्तुतमिश के काल में आया था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? अभी हमने बात करी थी। तो भाई इसको हम क्या लगाएं? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश? तो इल्तुतमिश लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कि गौरी का जो गुलाम था वो था ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो देखिए, इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर इसका? हो जाएगा। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो भाई इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। तो देखिए कि जो एकता व्यवस्था थी ना, वो दिल्ली सुल्तानों की एक मुख्य विशेषता रही है। क्या? एकता व्यवस्था। और इसमें होता क्या था कि सैनिक अधिकारियों को सुल्तान ने अपने राजकोष से वेतन नहीं दिया, अपितु उन्हें एक निश्चित भूमि क्षेत्र दे दिया गया, ठीक है। इसको एक नाम देते थे एकता। इससे होने वाली जो वार्षिक आय से वे अपना क्या करते थे, वेतन लेते थे, यानी सैलरी प्राप्त करते थे। और जो छोटी भूमि क्षेत्र के अधिकारियों को क्या कहते थे? इक्तादार। छोटी भूमि के जो अधिकारी होते थे उन्हें इक्तादार बोलते थे, और जो बड़ी भूमि होते थे उनको क्या नाम दिया गया? जो एक बड़ी भूमि होते थे उनमें उनको बोलते थे, बड़ी भूमि के अधिकारियों को मुक्ता। क्या? मुक्ता नाम दिया गया। मुक्ता और वली, मुक्ति, मुक्ता या वली, ये सब नाम किसको दिए गए? बड़े भूमि क्षेत्र वालों को। और जो छोटी भूमि क्षेत्र वाले अधिकारी को क्या नाम दिया गया? इक्तेदार, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। क्वेश्चन 5, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? तो भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा बलबन। क्या है? ऑप्शन ए, बलबन, ठीक है। राइट आंसर बलबन, क्योंकि इसने पारसी और
पावोस जैसी परंपराएं थी वो चलाना स्टार्ट कर दिया था बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? तो इसका हम पढ़ चुके हैं, बलबन ही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा तुगरिल खां। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं के खलीफा का सहायक कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए, बलबन। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा 1 वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? राइट आंसर होगा बलबन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो भाई एकता व्यवस्था तो मोहम्मद गौरी के टाइम से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसको व्यवस्थित ढंग से किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो भाई इसकी स्थापना वैसे तो बलबन ने की थी, लेकिन दीवाने अर्ज का मतलब क्या है? दीवाने अर्ज का मतलब है कि सैन्य विभाग। ठीक है, कैसा विभाग? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इजी है, इल्तुतमिश ने। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस पे अंकित हुआ है? अंतिम खलीफा का नाम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम इल्तुतमिश के सिक्कों पर सबसे पहले आया था। तो ये उसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम मकबरा की शुद्ध इस्लामी शैली निर्मित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो होगा बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। दस्तार बंदन कौन कहलाते थे? तो दस्तार बंदन उलेमा कहलाते थे। आ चुका है पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। उल्लुक खां के नाम से कौन सुल्तान जाना जाता है? तो ये जो है बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब चंगेज खान ने मध्य एशिया पर आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत का कौन शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श का नाम दिया गया है? पता है, आसान है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी। सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो भाई ये इक्ता कहा जाता था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, आज का आपके सामने एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल के दौरान भूमि की श्रेणी नहीं है? ऑप्शन ए इक्ता, ऑप्शन बी खलीसा या खालसा, या थ्री या सी बोलिए इसको इनाम, और ऑप्शन 4 मतलब डी मनसब। तो देखिए, हम आपके लिए इसमें एक इनाम का ऑफर लेके आए हैं। अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा।
उत्तर अगले वीडियो में प्रदर्शित हो जाएगा और सही और सबसे पहले उत्तर देने वाले को 5 प्रति प्रश्न बोनस अंक मिलेगा। 25 बोनस अंक होने पर प्रथम पुरस्कार के रूप में घटनाचक्र इतिहास की पूर्वावलोकन 2024 की नई किताब आपको प्रदान की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। ज़्यादा से ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें। अगर लगता है कि वीडियो में कोई कमी है तो भी आप फीडबैक दें। और अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, लेकिन बताएं ज़रूर कि भाई क्यों डिसलाइक किया है, तो जिससे कि हम अपने में वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। और भी किसी पर अगर वीडियो बनाना हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।